बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया अरमगान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम जब पहाड़ों की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो एक सुकून हमारे दिल में उतरता है। और आजकल की जिस तरह की नफसा नफसी का दौर है और बहुत हर तरफ हंगामा है ज़िंदगी में, तो पहाड़ों की तरफ अगर जाएं तो एक सुकून और एक पीस का एहसास होता है। तो हमारे साथ आज एक मेहमान है बहुत ख़ास, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और हमारे माउंटेनियर हैं पाकिस्तान के, साद मुनव्वर साहब, जिनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। ये पब्लिश्ड ऑथर भी हैं और इन्होंने बहुत सारे पहाड़ जो हैं वो सर किए हैं, पाकिस्तान से में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो चलें इनसे आज बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू साद, फॉर आप अपने हैविंग बारे में बताइए कि आप ने ये कैसा सफ़र शुरू हुआ, आपको कैसे पता चला कि आप पैशनेट हैं पहाड़ों के लिए, और आप क्या आपके अंदर चल रहा था? ऐसे ही है, मेरे लिए भी एक्सप्लोरेशन ही थी ये। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि ग्रोइंग अप कि मैंने बाद में लाइफ में ये करना है। ये चीज़ थी कि घर में स्पोर्ट्स का रुझान बहुत ज़्यादा था। तो मेरे दो बड़े भाई वो भी स्पोर्ट्समैन हैं, वाले साहब भी स्पोर्ट्स करते रहे। तो बचपन से स्पोर्ट्स से एक ख़ास शगफ रहा, पढ़ाई के अलावा खेला बहुत करते थे। तो अराउंड आई थिंक कॉलेज के टाइम पे हमारा एक हाइकिंग ट्रिप गया मारगलाज में। और उसमें क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करता था तो फिजिकल फिटनेस की वजह से काफ़ी आसानी हुई है। मैंने देखा कि यार ये चीज़ तो ऐसी है कि जिसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है और बाकी लोगों की निस्बतन मुझे तो कोई थकावट का एहसास नहीं हो रहा। तो फिर फर्स्ट टाइम कोई तकरीबन 10-12 साल पहले मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को आंसू लेके ट्रैक पर लेकर गया। अच्छा। और ये TDCP की बसों पे फ्लैशमैन होटल से बस जाया करती थी, उस पर हम गए। तो वंस अगेन वो एक और एक्सप्लोरेशन का जरिया बना कि अपने बारे में जाना कि ट्रैवलिंग से शगफ है और उसके अलावा ट्रैकिंग करने में मज़ा आ रहा है। तो फिर ये दिल किया कि इसे कंटिन्यू किया जाए। तो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग आई यूज्ड टू गो टू वन मेजर ट्रैक एवरी ईयर। मैं नागा पर्वत बेस कैंप जाऊंगा या K2 बेस कैंप जाऊंगा या रकापोशी बेस कैंप जाऊंगा। तो मैं हर साल एक किया करता था। अच्छा। फिर वो बढ़ता रहा। फिर K2 के बाद मुझे कुछ ना कुछ लिखने का भी शुरू से बचपन से शौक था। खानदान में और लोग भी हैं जो कुछ लिखते हैं। तो इन दी एंड ये है कि मैंने 2017 में K2 के ऊपर एक किताब लिखी, K2 के सफ़र के ऊपर। अच्छा। उसके बाद एडवेंचर जो है मेरी एक आइडेंटिटी सी बन गया। फिर उसके बाद अगेन वो फिर आप जितना आगे जाते जाते हैं उतने मजीद रास्ते खुलते जाते हैं, उतने मजीद आइडियाज आते जाते हैं। तो एक्सप्लोरेशन तो मेरी अपनी इस तरह से हुई कि मुझे फिर ये मैंने रियलाइज किया कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। एंड देन आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट मोर आइडियाज, मोर प्रोजेक्ट्स, मोर ट्रैकिंग। फिर वो ट्रैकिंग से क्लाइंबिंग में बदल गया। फिर पहले साल में एक दफ़ा जाया करते थे, फिर पूरा साल ही अब ये करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी दो बुक्स पब्लिश हुई हैं, एक तो चगोरी के नाम से और एक राकापोशी के साय में। तो ये चगोरी बड़ा इंटरेस्टिंग एक नेम है, तो जरा इसके थोड़ा बताएं, इसका क्या है? शोगोरी बेसिकली K2 का बल्ती ज़बान में जो असल नाम है वो शोगोरी है। शोगो का मतलब होता है सबसे बड़ा या महाराजा, और री पहाड़ को कहते हैं उस लोकल ज़बान में। तो शोगोरी इसलिए नाम रखा, और उसकी वजह ये थी कि जब भी कोई बंदा, जैसे आप भी आज पूछ रही हैं, तो 2017 में एक किताब पब्लिश हुई। पिछले 6 सालों में जिसने भी इसका नाम सुना उसने मुझसे पूछा कि यार ये है क्या। तो एक इंट्रीगिंग नाम रखने की कोशिश की कि नाम से ही किसी के लिए जानने का सफर शुरू हो जाए। तो उसको ये रियलाइज हो कि यार नाम में मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो अगर किताब पढ़ूंगा तो इसमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बिल्कुल बेशक, बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, आपने काफ़ी सारे जो माउंटेन सर किए हैं, एक तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने कौन कौन से पहाड़ों को सर किया है और पाकिस्तान में कौन से किए हैं, और अभी आपके जो फ्यूचर में, अभी आप कल यूरोप भी जा रहे हैं आप, तो वो भी उसके बारे में भी बताइए। आई थिंक मेजर अचीवमेंट रही है एडवेंचर में वो ये है कि 2019 से मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसका टाइटल था फर्स्ट एवर 3 माउंटेन रेंजेस ट्रैवर्स। दुनिया के जो 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश, वो तीनों पाकिस्तान से गुजरते हैं। तो पाकिस्तान की माउंटेन डाइवर्सिटी को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसके अंदर हमने 665 किलोमीटर तय किए 23 दिन के अंदर ट्रैकिंग करते हुए ऑन फुट। तो वो एक बड़ा रिकॉर्ड था। उसके अलावा इस वक्त मैंने 7 समिट शुरू किए हैं, जो कि यह है कि दुनिया के तमाम बड़े आज़मों की सबसे ऊंची चोटी को सर करना। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी में सर कर चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट यूरोप की सबसे ऊंची चोटी सर करने जा रहा हूँ। इसी तरह इसके बाद मैं साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, अलास्का जाके इन दी एंड मुझे इसमें अंटार्कटिका भी जाना होगा, उधर की भी हाईएस्ट पीक सबमिट करनी होगी। तो ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसमें आपके साथ टीम भी जाती है आपकी, किस तरह से आपके भी करते हैं? सो हर एक्सपीडिशन पे मेरे साथ एक लाइक ऐसा भी हो सकता है जैसे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो मैंने अकेले किया, कोई टीम नहीं थी मेरे साथ। अभी मेरे साथ एक और क्लाइंबिंग मेंबर है। फिर इसी तरह साउथ अमेरिका में मेरे साथ एक और क्लाइंबिंग मेंबर होंगे।
तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि हमारी माउंटेन कम्युनिटी है और भी ऐसे खिलाड़ी हैं, तो किसी और का भी अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो पहाड़ आता हो तो फिर कोशिश करते हैं कि हम मिलकर टीम बना लें। उसके अलावा ये है कि मैं गाइडिंग भी करता हूँ, तो हाँ वहाँ पर फिर ऑफकोर्स मैं टीम्स लेके जाता हूँ। जैसे मैं अभी रिसेंटली नेपाल से आया हूँ, नेपाल में लोबुचे पीक पे मैंने पाकिस्तान की पहली टीम लीड की है। तो उसके अंदर मेरे साथ 4 पाकिस्तानी मेंबर थे। तो वो हर एक्सपीडिशन इज लाइक अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, उसकी अपने हिसाब से टीम बनती है, सारी चीजें डिफरेंट तरीके से मैनेज की जाती तो है। इसके लिए पहले जो कोई नए लोग अगर माउंटेनियरिंग की तरफ जाना चाहें तो उनको आप क्या बताएंगे कि उनको कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसके लिए खास तौर पे, या किस तरीके से आप यहाँ बिल्कुल। सो पहुंचे एक तो ये है कि ये स्टेप किसी भी फील्ड की तरह इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आप जी। चलते हैं। सो पहले आप फिजिकल फिटनेस को देखेंगे और आप 2 दिन का 3 दिन का ट्रैक करेंगे कि देखेंगे कि आप कैंप लाइफ और किस तरह से आपकी बॉडी सहारती है, आपको कितना मजा आता स्टेमिना, है। मेरा ख्याल है स्टेमिना बहुत मैटर करता है आपका जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिजिकल स्टेमिना के साथ साथ मेंटल स्टेमिना बड़ा जी रिक्वायर्ड है बिल्कुल। कि आप घर से दूर है, सिग्नल्स नहीं है, ठंड -5 -15 टेम्परेचर है, तो कैसे आप उसमें खुद को पैशनेट, आपका पैशन कितना स्ट्रांग है उस चीज के लिए। उसके बाद फिर आप हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए फिर आप जब सब कुछ चेक कर लें, देन यू कैन गो टूवर्ड्स लाइक कि आप 2 हफ्ते से ज्यादा बड़ा एडवेंचर पे जा रहे हैं, आप -15 -20 में जा रहे हैं, बट इट शुड बी स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा ये है कि क्लाइंबिंग में आने से पहले स्पेशली आपको चाहिए कि आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्सेज कर लें, क्योंकि वो इसमें जैसे किसी भी हुनर के लिए आपको स्किल सीखने पड़ते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है। अच्छा। ट्रैकिंग तो आप कर सकते हैं, जस्ट इफ यू फिजिकली फिट आप कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंबिंग के लिए उसके अपने टूल्स हैं, फिर उन टूल्स को कैसे यूज करना है वो आना जरूरी है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये होगी कि whoever wants to climb वो पहले बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरह की हाइकिंग एक्टिविटीज़ करें, कि हम लोग भी स्टूडेंट्स को लेकर जाते रहे और इस तरह से हम लोगों ने जो है नीलम वैली वगैरह हम लोगों ने कवर किया था, और मुझे खुद बहुत शौक है। तो माउंटेन्स मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया में तो हम लोग बहुत सारे फिक्रों में पड़े होते हैं, कि जब माउंटेन्स पे जाते हैं यू फॉरगेट एवरीथिंग, और आप बिल्कुल एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं। तो अब मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों को इसको फाइनेंस कौन करता है, मतलब जिस तरह से आप लोगों का ये सारा वीज़ा प्रोसेस और आपका जो आपके ट्रैवलिंग जो चार्जेस वगैरह होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, और कौन लोग जो हैं वो आपको इसमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो माउंटेनियरिंग जो है वो एक्सपेंसिव स्पोर्ट है जी। अगर इवन पाकिस्तान से बाहर तो बिल्कुल ऐसे ही आजकल वो टिकट्स भी, जैसे अगर मैंने साउथ अमेरिका जाना है तो वो 6-7 लाख की तो सिर्फ वहाँ की ट्रैवलिंग कॉस्ट है पाकिस्तान टू जस्ट दैट कंट्री, उसके बाद बाकी कहानी शुरू होगी। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन हम निकाल भी दें तो भी माउंटेनियरिंग का जो गियर है, जैसे हमारे माउंटेनियरिंग शूज जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन किस माउंटेन के लिए हम लेके जा रहे हैं, लेकिन वो 1 लाख से 2 लाख रुपए के सिर्फ माउंटेनियरिंग शूज होते हैं। इसी तरह उसका बाकी इक्विपमेंट जो है वो भी इसी तरह हजारों में उसकी कीमत है। तो एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स हों जो हमें सपोर्ट करें। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम कहीं पे सोचें कि जो इदारे हैं वो सपोर्ट कर रहे हों, जैसे कोई पाकिस्तान में TDCP है या कोई इस तरह के इदारे हैं, लेकिन वो इतना कॉमन प्रेसिडेंस नहीं है। ज़्यादातर ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर से जो ब्रांड्स हैं डिफरेंट मुख्तलिफ वो सपोर्ट कर रही होती है। जैसे मैं इससे पहले अभी पिछली अपनी एक्सपीडिशन पे जब 2 पे गया हूँ या अभी जो जा रहा हूँ, तो उसमें मेरे साथ शान फूड स्पॉन्सर कर रहा है, क्रेसेंट स्टील है कराची से वो स्पॉन्सर कर रहा है, अभी इस दफ़ा बोल्ड फ्रेग्रेंस है वो स्पॉन्सर कर रही है। तो हर दफ़ा मुख्तलिफ लोग आते हैं शामिल, लेकिन इसी तरह प्राइवेट सेक्टर की कोई ना कोई ब्रांड्स ही होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं। और इस स्पोर्ट में इस तरह की ब्रांड्स की सपोर्ट के अलावा इसको कंटिन्यू करना इस खेल को तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी एथलीट चाहे वो गाइडिंग करता हो चाहे कुछ और तरीके कार हो उसका और उसके एवज ज़ाहिर है हम उनका फ्लैग रेज करते हैं समिट के ऊपर, हम उनकी मार्केटिंग करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो खेल है इसमें ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप बहुत बहुत अहम है। अच्छा, जिस तरह हमारे जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के वो खास तौर पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं उनके, तो क्या आपके स्पोर्ट में भी कभी किसी बैंक ने आप लोगों को स्पॉन्सर किया? मुझे पर्सनली आई थिंक किसी बैंक ने अभी तक नहीं किया। हमारे एक और दोस्त है साजिद अली भाई के जो बेटे हैं साई सतपारा, उसको आई थिंक राइट नाउ फैसल बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह JS बैंक मैंने देखा है कि कभी ना कभी उन्होंने किसी ना किसी को स्पॉन्सर किया है। समीना को HPL ने स्पॉन्सर किया था एट वन पॉइंट मे बी 7-8 ईयर्स अगो। तो इस तरह से कभी ना कभी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ओवर स्पोर्ट्स में ज़्यादा या क्रिकेट में या ओवर स्पोर्ट्स में ज़्यादा शायद उनका फोकस रहा है। और डेफिनेटली अगर बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल। तो आप जो टूरिज्म है उसका क्या फ्यूचर देखते हैं, मतलब कितना ज़रूरी है आप हमारे लिए, और टूरिज्म जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से अपना पार्ट प्ले कर सकता है? टूरिज्म मेरे ख्याल में लाइक स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि इनकी सबसे स्पेशल बात है टूरिज्म की, एडवेंचर टूरिज्म की खास बात यह है
कि 60% ऑफ द रेवेन्यू वो उसी इलाके पे लग जाता है। जी तो हमारे यहाँ तो पूरा एक सूबा है जो कि बेस ही टूरिज्म पे कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में जी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन टूरिज्म। तो अगर उस पूरे खित्ते में आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपके पास सबसे बड़ा टूर टूरिज्म है। आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो लोग जो देखने आएंगे वो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेंगे, उनकी आने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। जी तो ये तो बहुत ही जरूरी है कि उसको, अगर वो कुछ नहीं भी कर सकते तो कम से कम उसके सहूलतकार के तौर पे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि वीज़ा लेना लोगों के लिए आसान हो। मतलब हमें ये जान के हैरानगी होती है कि पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए कितनी दुश्वारी होती है बहुत सारे ममालिक को, अच्छा। जो कि मुझे नहीं अंदाजा था इस बात का, लेकिन टूरिज्म में आके पता चला कि लोगों ने जब पाकिस्तान ट्रैवल करना होता है तो इट्स नॉट वेरी ईजी। ओह और जब आप, हालांकि उनके आने से हमारे मुल्क का फायदा है, हमारे मुल्क के लोगों का फायदा है। बिल्कुल सो इन दैट सेंस टूरिज्म कैन रियली बूस्ट इकोनॉमी। मैं नेपाल की एग्जांपल दूं तो उनकी फोर्थ सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म है। ओह उस मुल्क में मुझे बहुत सारी चीजें अंडर डेवलप लगती हैं, लेकिन टूरिज्म इज नॉट अंडर डेवलप एट ऑल। और उनकी इवन एयर टैक्सीज हैं, एयर सफारी के ऑप्शन बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ अगर आपने K2 बेस कैंप जाना है तो ऑनली ऑप्शन इज ट्रैकिंग, और वो सारे लोग जो नहीं कर सकते ट्रैक और वो देखना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी 20 चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, होटल्स की, रोड्स की, कि जो कि डेवलप करने की जरूरत है, जिससे टूरिज्म प्रमोट होगा और जिससे इन रिटर्न उस इलाके में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी। तो बिल्कुल टूरिज्म का तो बहुत बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक बात तो अक्सर होती है, लेकिन जो फायदा हमें टूरिज्म से हम उठा सकते हैं, नेचुरली हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। पहाड़ हैं, लेक्स हैं, हर तरह का टूरिज्म है। इवन रिलीजियस टूरिज्म की हमारे पास इतनी सारी ऑप्शन है। जी, हमारे बिल्कुल। पास बुद्धिस्ट इतनी साइट्स हैं, सिख साइट्स हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है, जितना अभी तक नहीं उठाया गया। अगर कोशिश की जाए तो आई थिंक फ्यूचर में इसको और आगे लेके जाया जा सकता है। मेरा ख्याल है आपको फ्यूचर में एक बुक लिखनी चाहिए इसके ऊपर कि इकोनॉमिक्स में किस तरह से ये रोल प्ले कर सकते हैं, और पाकिस्तान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है वो अभी तक मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी लैक करता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, और हमारे अगर हम लोग अगर चाहें तो हम लोग काफ़ी कुछ इससे अर्न कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो स्टेमिना है उसको मेंटेन करने के लिए या अपने आप को एम्पावर करने के लिए आपको डाइट भी कुछ आपकी स्पेशल होती है या डाइट normal? बिल्कुल बहुत स्पेशल तो नहीं, एटलीस्ट पर्सनली मेरी बहुत स्पेशल तो नहीं होती, लेकिन स्टिल स्पेशल होती है। और आपको फॉर एग्जांपल आई वुड टोटली ट्राई एंड अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आई वुड ट्राई एंड अवॉइड एनीथिंग जो भी हम सर नहीं कहते कि बाहर से कम ऐसी चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उनको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। और जो भी यंगस्टर्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया, उनको ये बताते हैं कि ये एक लाइफ स्टाइल है। मतलब इवन इन टर्म्स ऑफ, अब मेरे लिए जल्दी सोना, सुबह 4-5 बजे उठना, अपनी वर्जिश करना, ये मेरे लिए जस्ट एज नॉर्मल है जैसे मेरी बाकी ज़िंदगी है। बट मैं अब देखता हूँ कि सुबह जल्दी उठने का कोई रुझान नहीं है लोगों के यहाँ। एक्सरसाइज का 24 आवर डे में कोई जगह ही नहीं है एक्सरसाइज के लिए। तो अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो इम्पैक्ट करेंगी। लाइक हमारे लिए तो ये बचपन से ही, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में रहे, तो ये लाइफ स्टाइल ही है, हमें इसी का पता है। इन एनी केस अब मुझे कोई अगर रात को बुलाए कि 9 बजे मीटिंग में, मेरे लिए मुझे समझ नहीं आती कि 9 बजे कैसे मैं किसी से जाके काम की बात कर सकता हूँ। मेरे लिए दिन खत्म हो चुका होता है, बट मेरे लिए दिन आवाज़ बड़ी जल्दी होता है। और आप किसी से कहें कि 8 बजे सुबह मिलने, तो वो लोग अवेलेबल नहीं होते। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको हर चीज़ में सपोर्ट करता है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो उसके लिए तो ये प्री रिक्विजिट है। मेरे स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में, अगर आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो वो तो डेफिनेटली आप लैक करेंगे, कोई चांस हालांकि हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो चुका है कि अगर हम नॉर्मल एक लाइफस्टाइल गुजारने की कोशिश करें, जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो हमें लगता है कि हम एक नए प्लैनेट में आ गए, शायद हम इस प्लैनेट से बिलोंग ही नहीं करते। तो इस तरह से you become the odd man out, which is weird because this was supposed to be the normal way of living, but now रात को 11 बजे कोई आपको कह रहा हो कॉफी पे डिस्कशन करते, नहीं भाई, रात को 11 बजे कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन सुबह आप पूछे, एक दफा मतलब मुझे वाकया याद आ रहा है, किसी से इसी तरह मीटिंग थी, स्पॉन्सरशिप के लिए ही थी और लाहौर में थी। तो मैं अपनी तरफ से एक दिन पहले चला गया कि अगले दिन सुबह मिलके मैं आ जाऊंगा। तो पता ये चला कि नहीं जी, वो तो आएंगे ही शाम को 5 बजे ऑफिस, जो भी 7 से 2-3 बजे उठेंगे, शाम को 5 बजे आपकी मीटिंग होगी। तो फायदा ही कोई नहीं हुआ मेरे तो। और 5 बजे के बाद तो वर्किंग आवर्स ही नहीं है एक तरह से। लेकिन हाँ, और ये इसी तरफ को जा रही है आगे भी, जो मोमेंटम है वो इसी तरफ है कि रात को आप कर सकते हैं, दिन को लेट स्टार्ट होगा, तो हमें हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप अपने काम को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका रूटीन ही उस तरह से चेंज होती है। देखें ना, जो माउंटेनियरिंग है मेरा ख्याल है कि नेचर से बहुत ज्यादा आपको करीब करता है, फिर आपका रूटीन भी उसी हिसाब से होता है जैसा कि आपने जो एक बात की थी शुरू में, वो बड़ी ट्रू है हमारे लिए कि वहाँ जाके जितनी भी बाकी कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं रहती है। बिल्कुल सच है।
और वहाँ पे इसलिए बहुत सारे लोगों की हम देखते हैं कि बड़ी पक्की दोस्तियाँ होती हैं। उसकी वजह ये है कि आप बिल्कुल एक बेसिक ह्यूमन जगह पे आ जाते जी। हैं, तो जो रिश्ता बनता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन बनता है, और इंसान एक दूसरे की बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे हेल्प कर रहा होता है कि यार उसको कोई तकलीफ हो गई है तो मैं उसकी मदद कर दूँ, बस खाना, सोना, चलना, 4-5 आप काम करे होते हैं। तो वो जो यहाँ पे एक दिन में आपने 101 काम करने होते हैं और 1000 कॉम्प्लिकेशंस होती है, वहाँ पे ये सब नहीं होता, और बहुत ही प्योरिस्टिक सी लाइफ हो जाती है। और आपने वही एक कैंप खाने में सोना है, यू डोंट नीड समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपने अपना सामान जो है वो आपने अपने कंधे पे उठाया हुआ है, अपनी खुराक आपने उठाई भी है, आपने वही रात को सिंपल सा खाना खाना है, सो जाना है, फिर मैगी खाना है, फिर चलना शुरू कर देना है। तो यू गो बैक टू बेसिक्स, बट एट द सेम टाइम इंसान शायद बना इसलिए था कि, और फिर वो जो आपने पीस वाली बात की कि वाकई में आप बहुत ज़्यादा एट ईज फील करते हैं, प्रेशर खत्म हो जाता है दिमाग के ऊपर से, स्ट्रेस नहीं होता, फिजिकली आप थकते हैं तो नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आप क्या देखते हैं साथ यहाँ पे फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग का, कि जो कोप एहमाई है इसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? फ्यूचर अच्छा भी है, बुरा भी है। पहले तो ये था कि पिछले कुछ अर्से सालों पहले तक कि थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो माउंटेनियर्स गुजरे उनको वो सपोर्ट नहीं मिली, और जो अगली जनरेशन आ रही थी स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में, जो दूर दराज इलाकों में, तो वो उतने ज़्यादा क्या उसे कहें कि मोटिवेटेड नहीं थे। लेकिन अभी रिसेंट पास में काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी हुई हैं, उसको ऑनर भी किया गया है। तो अब जो यंगस्टर्स देखते हैं कि अगर हम भी इस तरह के काम करेंगे तो हमें भी ऑनर किया जाएगा। एक जो इश्यूज होता है वो किसी भी स्पोर्ट में होगा, क्रिकेट थोड़ा बेहतर है, उसके अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स में तकरीबन ये प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चरल काम होने होते हैं वो पेंडिंग होते हैं। यानी इलाका भी है, माउंटेन्स भी हैं, कोप एहमा भी मौजूद हैं, लेकिन वंस अगेन जो उनके लिए पॉलिसीज होनी चाहिए, जो उनके लिए जैसे प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग जैसे किसी भी अपने लिए बनाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन प्लेयर्स के लिए, लीग्स होंगी, सब कुछ होगा, वो हर स्पोर्ट के एथलीट को चाहिए, वो चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो बट काम किया भी जा रहा है टू बी ऑनेस्ट स्पोर्ट में, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में बेहतरी की तरफ जाएगा, अच्छी की उम्मीद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच साद। एंड में मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो। मैसेज ये है कि आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ इस तरह जो कॉम्प्लिकेशन कह रहे हैं, या मैं ऐसे कहूँगा कि इंसान का ध्यान अपने एट द एंड ऑफ द डे सबसे अहम चीज़ ये है कि आप उस चीज़ में कैसे हैं जो आपका काम है। सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट ने बहुत सारी अच्छाइयाँ भी की हैं, बट एक मुश्किल ये है कि हम हर चीज़ पे कमेंट करते हैं, हर दूसरे के फील्ड पे, हर चीज़ पे, लेकिन अपने काम की जब बारी आती है तो उसमें हम लैग कर रहे होते हैं और उसमें हम ब्रिलियंस अचीव नहीं कर रहे होते। तो अगर हर बंदा अपने काम में ब्रिलियंस अचीव कर रहा होगा तो बाय प्रोडक्ट ये होगा कि हम इंशाल्लाह जबरदस्त जगह पे पहुंच जाएंगे, एज अ कंट्री भी, एज अ सोसाइटी भी। मेरा पैगाम सिर्फ ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू अचीव एंड व्हाट यू हैव टू डिलीवर बैक टू योर कंट्री एंड टू योर सोसाइटी। और अगर आप अच्छा डिलीवर कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह मुल्क भी अच्छी जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको बेस्ट ऑफ लक। आपके कल का जो एक्सपेडिशन शुरू होने वाला है, यूरोप आप जा रहे हैं कल, और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ, आपका जब आप वापस आएंगे तो फिर हम आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह, फिर आप अपने हमें एक्सपीरियंसेस बताइएगा। और इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम साइन ऑफ करते हैं। आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि पहाड़ों में ज़रूर जाएं, और थोड़ा सा हम ठीक है टेक्नोलॉजी की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आ चुकी हुई है, लेकिन हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा नेचर को भी टाइम दें। मैं तो बहुत बड़ी नेचर लवर हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को एंजॉय कर सकूँ, और उसमें आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इवन अगर आप सूरज को देख रहे हैं, बादल को देख रहे हैं, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। तो आजकल का जो दौर है उसमें मेरा तो मशवरा आप लोगों को भी यही है कि ज़रूर आप लोग नेचर को एंजॉय करें। और इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।